हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्षितिज बैच में। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना। अच्छे से कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स के साथ एग्जाम की तरफ बढ़ रहे होंगे। रेदर देन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप टेंशन में अपना समय खराब कर रहे होंगे। देखो, जो थोड़ी बहुत टेंशन होती है ना, हल्की हल्की टेंशन होती है, वो कोई बात नहीं है ना। वो जिम्मेवार जो लोग होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, उनको होती है। तो वो थोड़ी बहुत हल्की हल्की टेंशन होना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलता है। मगर टेंशन के कारण अगर आप पढ़ाई वेस्ट कर रहे हो या समय खराब कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो, इस चीज़ों को हैंडल करना आपको आता है। बस अपने आप को थोड़ा टाइम दो, चीज़ें बहुत शानदार हो जाएंगी। आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चे? आज हम उन 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट आस्क्ड हैं आईआईटी जैम केमिस्ट्री में, जो अक्सर पूछे जा रहे हैं, मतलब कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स जिनको स्किप करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको हमें करना ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इनको करना है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मगर ये कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक वीडियो हो सकती है जो हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए। तो वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखाऊंगा। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका है चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो चीजें। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला टॉपिक ज्योमेट्री एंड शेप्स का है। मतलब कि मैं आपको पिछले 5 साल का मैंने देखा है, कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर यहां से क्वेश्चन ना आया हो। यहां से क्वेश्चन हर बार आया है। ज्योमेट्री पूछेंगे, किसी की शेप पूछ लेंगे, किसी की हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे। क्वेश्चन हर बार आए हैं। किसी की आपसे क्या पूछ लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे, स्टेरिक नंबर पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन बच्चे अक्सर आ रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेंगे। तो आप ये करने में सक्षम हो, आप आराम से ये टॉपिक कर सकते हो, और मुझे पता है आपने ये अच्छे से किया भी है। तो ये टॉपिक एक है जो बिल्कुल भी कोई अगर किसी को लग रहा है कि रिवीजन की जरूरत है, तो प्लीज जाकर एक बार रिवीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली हो जाते हैं ज्योमेट्री एंड शेप के क्वेश्चन, आराम से आप हैंडल कर लेते हो। देन सेकंड, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। पिछले साल भी क्वेश्चन था, उससे पिछले साल भी क्वेश्चन था, 2020 में था, 2019 में तो इसमें 4 मार्क्स का एमओटी था, है ना। 4 मार्क्स का एक एमएसक्यू में था, आई थिंक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और एक मार्क्स का था, और एक एनईटी में था। तो एमओटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करवाया हुआ है। आप पहले बेसिक भी क्लियर कर लोगे, वहां से भी क्वेश्चन हो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा सोचने के बजाय आप पहले शुरू करो पढ़ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बताते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चे सीएफएससी से रिलेटेड, कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ये एनएटी में पूछे गए हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एनएटी में सीएफएससी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर सीएफएससी को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को यूज करके वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाई स्पिन बनेगा, लो स्पिन बनेगा, है ना। फिर उसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब बच्चे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, तो आपको ये हैंडल करना आना चाहिए। सारा पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है। अगर हल्का हल्का कच्चा हो गया तो एक बार जाकर रिवाइज कर ले। देन एक आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, जो जेटीडी का, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, वही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही हो जाएगा। जब T2G और EG अनसिमेट्रिकल होते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन है। तो इसके रिगार्डिंग, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, बने जा रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्टेट्स एंड टर्म सिंबल। बच्चे ये तो छोड़ना ही मत, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन आ रहा है टर्म सिंबल से या माइक्रोस्टेट्स। जैम में तो माइक्रोस्टेट्स से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि Ti3 पॉजिटिव की माइक्रोस्टेट्स पूछी है। माइक्रोस्टेट्स को डीजेनरेसी भी लिख के पूछ सकता है, तो आप उसे हैंडल कर लोगे। NCR जो हमारा वो फॉर्मूला है वो आप लगाओगे, ये आराम से आप हैंडल कर सकते हो। अगर ये भी नहीं थोड़ा सा कच्चा हो रहा है तो जाकर देख लो, सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, OMC में 18 इलेक्ट्रॉन रूल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये OMC का हो गया, तो इसे भी आप बच्चे करेंगे, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एमएसक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएसक्यू में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अक्सर ज्यादा मिलते हैं, एनएटी में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांसेस रखता है। और ओएमसी में एक और टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स,
यहाँ पर स्ट्रेचिंग मेटल कार्बोनिल्स हो गया और जीजे सोल्ट हो गया, जहां पर अल्कीन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चे क्या, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। करवाया है सब कुछ, आराम से आप इसे हैंडल कर सकते हो। ये हो गया एक हमारा टॉपिक, ठीक है जी। स्ट्रेचिंग, ये अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया, थोड़े से कॉन्फिडेंट रहो, नहीं आता तो एक बार जाकर देखना है, ठीक है भाई। देन उसके बाद बच्चे बायो इनऑर्गेनिक पूरी ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सा आप एक वीडियो करवाई हुई है चैनल पे, पढ़िए एक बार, उसको देख लो, पूरी रिवाइज हो जाएगी आपकी। कोई भी साल ऐसा नहीं है जहां पर बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं आए, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी ही, मैं पहले तो ये कुछ भी नहीं लेके आना था, पहले तो मैं सीधा कह रहा था कि बायो इनऑर्गेनिक पूरी ही आपको करनी है, क्योंकि ये है ही शॉर्ट क्रिस्प है, तो इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। चीजें याद रखने वाली है, दिमाग में रखने वाली है। फिर भी अगर प्रायोरिटीज अगर इसमें भी बहुत ज्यादा चुनना है तो ध्यान रखना, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमरिथ्रिन एंड नॉन हेमरिथ्रिन, ये जो शुरू के 4 टॉपिक बताए थे वो, एंड देन मेटलो एंजाइम, वो भी देखना। अब बच्चे, अब मैं आयरन सल्फर प्रोटीन को भी आपको यूं नहीं कहूंगा कि वो मत देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो इनऑर्गेनिक तो भैया एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 10 to 20 सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप पक्का इसको नहीं छोड़ने वाले, मुझे पता है। क्वांटम नंबर से, है ना, क्वांटम नंबर से पिछले 2 सालों में, पिछले साल क्वेश्चन था और उससे 1 साल छोड़ के उससे पहले एक जो साल था वहां पर भी क्वेश्चन था। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपसे पूछ लेता है कि ये क्वांटम नंबर्स कौन से रेडियल नोड दे रहे हैं, कौन से एंगुलर नोड दे रहे हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको पता है, n-l-1। एंगुलर नोड का आपको फॉर्मूला पता है, जस्ट इक्वल टू l, ठीक है। वहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चे ये आप कर लेंगे, क्वांटम नंबर्स का थोड़ा सा देख लेना, है ना, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। देखना है कहां पर है, तो पीरियोडिसिटी की एक वीडियो पड़ी है, उसमें जाकर क्वांटम नंबर्स भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है भाई। देन एनएमआर में एक नंबर ऑफ सिग्नल्स का क्वेश्चन आता है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी करवाई हुई है, उसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे जाते हैं। एक स्ट्रक्चर दे देगा, उसके नंबर ऑफ सिग्नल पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, डाटा दे देगा और आपको स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना कोशिश करो, आपको आता हो। देखो, एक तो ना हर चीज से पॉजिटिव आउटकम, अब इससे ना यूं नहीं कि अरे यार ये वाला टॉपिक मेरा तो रह रहा है, ये सर ने दिखा दिया, मैं तो फिर पीछे हो गया, ऐसा नहीं। ये ना पीछे वाला माइंडसेट नहीं देना, नेगेटिव नहीं। ये थॉट आ सकता है, अच्छा है सर ने दिखा दिया, ये मेरा नहीं हुआ था, चलो इसको कर लूंगा। 2 थॉट आ सकते हैं, हर चीज को सुनकर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 क्रिएशन माइंड में हो सकती है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपना अप्रोच कैसे रखते हैं, और ये अप्रोच जिंदगी भर आपको काम आएगा। मैं हमेशा यही करता हूं, मेरे पास कोई भी चीज सामने आती है उसको लेकर, मतलब कोई भी काम आपके सामने आएगा। मेरा भी एक चल रहा है लाइफ, है ना, कुछ ना कुछ मेरे भी काम होते हैं। तो मेरे पास भी जब कोई काम आता है तो 2 ही चीज होती है, या तो पॉजिटिव माइंड में कुछ आएगा या फिर नेगेटिव। तो मैं इस तरफ जाता हूं, हमेशा कोशिश करता हूं इस तरफ जाऊं, क्योंकि करना तो है ही सब कुछ, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, कोई भी बात सुनो तो उसको पॉजिटिव वाले पड़ाव पे रखो। ये एटीट्यूड ना आपको इतना बदल देगा ना, इतनी चीज सिखा देगा जिंदगी में, आप मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देख लेना। रिएजेंट्स में बच्चे प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लो। ऐसा मैं रिएजेंट्स में कहूंगा ही नहीं कि भाई ये वाला रिएजेंट पढ़ लो, ये छोड़ दो, क्योंकि रिएजेंट्स का है ही नहीं ऐसा सीन, है ना। रिएजेंट्स में सीधा सीधा वो क्या करता है कि एक कन्वर्जन दे दिया, इनमें से कौन से रिएजेंट सेलेक्टिव थे। देखो, आपको पढ़ाया है मैंने, आपको पता है कि रिएजेंट्स की शॉर्ट नोट्स आपको पता होने चाहिए, तो वो क्रिएट कर लेना और उसको जस्ट रिवाइज कर लेना कि ये सेलेक्टिवली इसके लिए है, ये सेलेक्टिवली इसके लिए। अगर वो भी नहीं किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा हुआ है बस उसे ही रिवाइज कर लो। रिएजेंट्स में तो इतना ही है। हाँ, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो 1 नंबर में आ ही रहा है इसका, अलग से सेपरेट जस्ट रिएजेंट का, ठीक है। देन उसके बाद बच्चे स्टीरियो आइसोमर्स, ये आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर ऑर्गेनिक में नहीं पूछा हुआ होता तो इनऑर्गेनिक में ले जाता है, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन पे ले जाता है ये, ठीक है। पढ़ाया हुआ है कोऑर्डिनेशन वाले सारी चीजें, है ना। दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तक ले जाता है, ये ध्यान रखना। पता है आपको, आराम से इसको हैंडल कर सकते हो, तो ये वाली पॉइंट देख लेना। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन आए। ये भी अगर आपको ये लगता है कि ये मुश्किल टॉपिक है तो इसको अभी एंड में रखो। ये आपको लगता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, ये वाला बन नहीं पा रहा, तो इसको अभी एंड में रख देना, ठीक है। मगर हाँ, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बच्चे नेम रिएक्शन, आप कहोगे सर ये इतनी सारी क्यों लिख दी। बच्चे नेम रिएक्शन बहुत सारी है, आपको भी पता है ना। उसमें
कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है? देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा तो फेवरेस्की से क्वेश्चन, इतने बार क्वेश्चन है और एज इट इज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन ये तो दोनों सदाबहार है, ये तो बचपन से ही चल रही है, एल्डोल और कैनिजारो, बस लेवल अप करता हुआ लेकर चला जाता है। माइकल एडिशन इसलिए पूछता है क्योंकि माइकल एडिशन बहुत सारे ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट उनकी सिंथेसिस में यूज होती है, तो वो डायरेक्ट वहां से स्टेप उठा के पूछ लेता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है ये माइकल एडिशन का है, मगर ये माइकल एडिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और विटिक रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कार्बोनिल से अल्कीन पर लेकर जाना। बच्चे, कुछ नेम रिएक्शन ऐसी है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, है ना, कुछ नेम रिएक्शन ऐसी भी है जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी, जैसे कि एक ये नेम रिएक्शन भी जरूर ध्यान रख लेना। कौन सी ध्यान रखोगे भाई? ये वाली, साइमन स्मिथ, है ना, साइमन स्मिथ, ये आपका कार्बिन में आप पढ़ते हो, ठीक है। देन एक नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन जो होती है उससे क्वेश्चन आता है, नाइट्रीन बेस्ड जो नेम रिएक्शन होती है उससे भी क्वेश्चन आता है। और एक बच्चे पिनाकोल पिनाकोलोन देख लेना, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। एक आपको कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा, जब इंटरमीडिएट आपने पढ़ा होगा कार्बोकेटाइन के बारे में, वहां पर बातें होती है, वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं, मगर ऑर्गेनिक में क्या है ना कि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर इससे पूछ लिया तो इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछ लिया तो इससे पूछ लिया। और फिजिकल तो उसमें तो भाई फॉर्मूले ही फॉर्मूले, वो तो सब कुछ ही ध्यान रखना है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये कुछ रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। एक बच्चे और रिएक्शन में आपको बताऊंगा, जैसे बेंजाइन, है ना, बेंजाइन की ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बेंजाइन है हमारे पास, ये बेंजाइन बना यहां पर, और मान लो ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, अब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से कोई अटैक हो रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है ना, लेट सपोज हम इसे एक्स कह देते हैं। अब ये एक्स इधर आएगा या फिर ये एक्स इधर आएगा, वो इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी रिएक्शन भी इप्सो एंड सीने प्रोडक्ट वाली भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि इसको बाद वाली प्रायोरिटी देनी है, पहले ये देखना है। देन ये साइमन स्मिथ नाइट्रीन बेस्ड रिएक्शन होती है, ठीक है, वो भी आपको देखनी है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस, वो भी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड ये एक पिनाकोल पिनाकोलोन तो पक्का देखकर जानी ही जानी है, पिनाकोल पिनाकोलोन इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे इसी तरीके से काम करेगी, है ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान ही ये चीजें रखनी होती है कि आपको बेसिक्स पता हो, है ना, आपको ये पता हो कि कौन सा इंटरमीडिएट कैसे स्टेबल हो रहा हो। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो जीओसी में चीजें जो आती है वहां से कवर हो जाती है। देन बच्चे इंटरमीडिएट में जैसे कार्बोकेटाइन में पिनाकोल पिनाकोलोन इंपॉर्टेंट हो गया, कार्बीन में आपकी साइमन स्मिथ इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाइट्रीन की 3-4 रिएक्शन है जैसे हॉफमाइन ब्रोमोमाइड बताई मैंने, उस तरीके से, है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फर्दर जब आगे आते हो आप, कार्बो एनाइन बेसिकली आपकी इनोलेट केमिस्ट्री हो जाती है, और वो नेम रिएक्शन की तरह में हम पढ़ते हैं, और नेम रिएक्शन में मैंने आपको बताया वो सारा कार्बो एनाइन वाला ही काम था, ठीक है। फिर एक पूरा पार्ट आ जाता है रिएजेंट्स का, जो कि सारे ही रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक तरीके से जुड़ाव है, तो वो तो चीजें लिंक करके पढ़ते रहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो मेरी सजेशन ये रहेगी वो ये बताऊंगा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स क्रिएट किए हैं बच्चे, उसे रिवाइज करो, उसे बार बार रिवाइज करो, और वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम क्या बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे एक ये ध्यान रखना, ये मेरे नजरिए से ऐसा नहीं कह रहा कि यही करो सिर्फ, बिल्कुल नहीं भाई। हाँ, जो बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री से डरता है तो वो ये 5 टॉपिक तो करके ही जाएगा। ये 5 टॉपिक, 5 में से 4 तो ऐसे हैं जो आप 11-12 से ही देखते आ रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तो पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं, है ना, और तब भी फेवरेट टॉपिक में से एक था अगर हम अच्छे से पढ़ते तो। काइनेटिक्स, क्वांटम, थर्मो एंड सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रो से अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स। अब ऐसा नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रो से ज्यादा आएंगे, नहीं भाई, इलेक्ट्रो से एवरेज, ऑन एंड एवरेज ज्यादा आ रहे हैं, कभी काइनेटिक्स से आ जाता है, कभी क्वांटम से आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा, आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी हम बताएंगे कि पर्टिकुलर कोर चैप्टर में क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊंगा और भी बातें करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं करना कि सर ये तो पूरा चैप्टर आपने बता दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ इस चैप्टर को, है ना, हम कैसे बांट सकते हैं एक प्रायोरिटी वाइज, तो वो भी हम बातें करेंगे। दूसरी बात सजेशन ये रहेगी कि बच्चे, जैसे आप मान लो ये 5 चैप्टर मैंने आपको कहा है, तो आपको ये 5 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेने चाहिए, और इनके ना शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेना। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो बच्चे फॉर्मूले की इतनी वैल्यू है। अगर एक सीधा माइनर सा बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड, तो अगर आपने अपनी एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हुए, वो आखिर में ना सच मानो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं।
सीधे सीधे क्वेश्चन लग जाते हैं अगर आप फॉर्मूले भी ध्यान रख लोगे। तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब आप रिवाइज कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। एक छोटा सा नोटबुक एक ऐसी टैबलेट की तरह काम करेगा जो मजा आ जाए आपको। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कंडक्टेंस दोनों ही यहां पर आ जाती है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो ई सेल के बारे में आते हैं। आपसे ई सेल पूछवा लेगा, ई नोट सेल की वही ई नोट सेल पूछवा के फिर नन्नेस्ट इक्वेशन लगवा के ई सेल भी पूछवा सकता है, या जस्ट ई नोट सेल भी पूछवा सकता है कि भाई ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, या उनको मैनेज करने के दे देगा, दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, उनकी अगर एक सेल बना दी तो उनका ई नोट सेल कितना होगा। ये बहुत बेसिक है। देन उससे आगे बढ़ते हुए के इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, फिर बच्चे आखिर में जब इलेक्ट्रो हम खत्म कर रहे होते हैं नन्नेस्ट और ये सब पढ़ने के बाद, नन्नेस्ट इक्वेशन और आपका ये सब पढ़ने के बाद आप एक थर्मोडायनेमिक्स टर्म पे भी जाते हो, जैसे कि डेल्टा जी नोट है ना, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नोट, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। वही बात है, आपसे मान लो ई नोट ना पूछने की बजाय डेल्टा जी पूछ लिया, भाई डेल्टा जी अगर पूछ लिया तो वही है, ई नोट ही पता होना चाहिए, एन एफ तो पता ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान रख लेना। फिर कंडक्टेंस में डिबाय हक्कल लॉज इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और बच्चे कुछ भी छोड़ देना मगर आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये जो फॉर्मूले हैं कंडक्टेंस में, भैया इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे 3-4 स्टार मार्क लगा सकता हूं कि ये से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया, एक देकर दूसरा पूछ लेगा, दूसरा देकर तीसरा पूछ लेगा, इसके आसपास आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार ये देख लेना, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फराडे लॉ लास्ट में, अगर और इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम जाते हैं तो फराडे लॉ को भी एक बार देख लेना। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वेट डिपॉजिट के न्यूमेरिकल्स यहां से आ जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में तो एक हेडिंग डलवाऊंगा तो दूसरी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी, क्योंकि मैं मैंने पहले बैठ के पहले पेपर देखे, पिछले 5, 6, 7 साल के पेपर देखे, तो एक टॉपिक छोड़ रहा हूं, दूसरे से क्वेश्चन आ रही है, दूसरा छोड़ रहा हूं, तीसरा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिजिकल जो भी हम गए, इसमें हम एक चैप्टर को, फिर मैंने सोचा कि एक टॉपिक ना बता के चैप्टर को कैसे तोड़ा जाए वो बता देता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे भी अंत में आपको फॉर्मूले ही रिवाइज करने हैं, तो फॉर्मूले तो सारे ही रिवाइज करने हैं, डिटेल में इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चा, कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। काइनेटिक्स में क्या करना है, काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है ना, डायरेक्ट आते हैं कि उससे हाफ लाइफ दे देगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर लोगे, और चांसेस है यहां से क्वेश्चन बनने के, चांसेस है यहां से क्वेश्चन बनने के। हाँ, पर्टिकुलरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिव जो स्पीशीज होती है वहां पर भी लिंक हो जाती है, फॉर्मूले वहीं के वही रहते हैं और इजीली हैंडल हो जाती है ना। ये बता देगा कि इतने टाइम में 10% डिके हुआ, इतने टाइम पे 90% हुआ, तो 50% कितने टाइम में होगा। वो छोटी छोटी बातें, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं बच्चे। दूसरी बात, ग्राफ से जैसे ए नोट का टाइम से पूछ लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये इजी होती है, ये मुश्किल नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, T1 T2 देकर आपसे K1 K2 इस तरीके से पूछ लेगा, रेट कांस्टेंट वाले, वहां से आप आराम से हैंडल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये क्वेश्चन बन जाता है कि आपको रेट कांस्टेंट दे दिया और फिर आपसे हाफ लाइफ पूछ ली, है ना, या फिर आपको एक इक्वेशन दे दी, उससे आपसे रेट कांस्टेंट निकलवा लिया, फिर आपसे हाफ लाइफ पूछ ली, वो 0.693 डिवाइडेड बाय के कर देंगे तो हाफ लाइफ आ जाएगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। देन एक एंजाइमेटिक कैटलिस्ट होता है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम माइकल्स मेंटन का कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, Km, वो भी एक बार देखते हुए चले जाना। फिर अगर थोड़ा सा एडवांस और जाना है तो बच्चे ये कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाली बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है सी, ये है K1, ये है K2। इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, ए की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो वाले एक बार देख लेना। ठीक है, कर लोगे आप, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये चीजें हैं, ये चीज देखे, घबराना नहीं है भाई, है ना, घबराना नहीं है। पॉजिटिव दो वही है, एक चीज से 2 चीज निकलती है, एक बात से 2 चीज समझ में आती है, माइंड में 2 क्रिएशन, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पॉजिटिव रखनी है। क्वांटम केमिस्ट्री में बच्चे, है ना, क्वांटम केमिस्ट्री में एक पार्ट तो इसका चला जाता है वहीं हमारे पीरियोडिसिटी में, जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे,
एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, जब हम बात कर रहे थे कि हमारे क्वांटम नंबर्स क्या है, तो क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट आ जाता है, वो मैंने वहां हेडिंग डलवाई थी, वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा शुरुआत होती है ऑपरेटर से, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कंडीशन होती है कि ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, वो चीज आपको देखनी है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, इसमें डीजनरेसी की क्वेश्चन n²h²/8ml², ये वाला जो फॉर्मूला बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके रिगार्डिंग इर्द गिर्द दुनिया घूमती हुई आपको नजर आती है। डीजनरेसी देख लेना, यहीं से डीजनरेसी के भी क्वेश्चन बनते हैं, डीजनरेसी के भी फॉर्मूले होते हैं, यहीं से निकल के आपको डीजनरेसी मिलता है। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है ना, हाइड्रोजन एटम के बारे में भी चीजें ध्यान रख लेना। उसका अगर आपसे उसके बारे में कुछ रेडियल नोड वगैरह इस तरीके से कोई इक्वेशन देकर, वेव फंक्शन देकर आपसे रेडियल नोड पूछ रहा है, वैसे डायरेक्ट आपसे किसी भी ऑर्बिटल की वेव रेडियल नोड और एंगुलर नोड पूछ रहे हैं तो वो आप सीधे फॉर्मूले लगाओगे, मगर हो सकता है कि वेव फंक्शन देकर भी रेडियल नोड आपसे इस तरीके से पूछ ली जाए, तो आप हैंडल कर लो। लास्ट में ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वाला जो टॉपिक होता है, ये इतना ज्यादा लगातार नहीं आ रहा, मगर ऐसा मुझे लगा कि आ सकता है, क्योंकि बस एक आया कि क्या पता ये आ जाए, तो एक बार इसे भी देख लेना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड बातें। ठीक है भाई। फिजिकल केमिस्ट्री भाई वही है, मैं आपको पूरे मैं ये नहीं कर सकता, आपको भी पता है यार, आप भी तो केमिस्ट्री एक ही फैमिली से हम है ना, भाषा एक दूसरे की समझ में आती होगी। आप खुद बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई एक टॉपिक सीधा हेडिंग डालने के बजाय हो ही नहीं सकता ना, फॉर्मूले रिवाइज करने होते हैं, सारा काम फॉर्मूले का है। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे सबसे इजी आता है मैक्सवेल स्क्वायर से क्वेश्चन, है ना, मैक्सवेल स्क्वायर से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, उसमें आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे डेल्टा जी पूछ लिया वी और पी के रिस्पेक्ट में, उसकी क्या इक्वेशन होगी, है ना, वो मैक्सवेल इक्वेशन वाली जो हम पढ़ते हैं वो ध्यान रखना है ना। ये वाला जो स्क्वायर पढ़ते हैं, ये जो स्क्वायर पढ़ते हैं हम, इसको डेल्टा एच को एस और पी के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, डेल्टा जी को पी और टी के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, इस तरीके से ये बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद आपकी डिफरेंट प्रोसेस होती है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उसमें वर्क डन के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान रख लेना। एंड कार्नोट इंजन के भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, है ना। इफिशियंसी वाला पार्ट जो है इसका वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर्मूला जब चार्ट बना रहे हो तो एक बार ध्यान रख लेना। लास्ट में एंट्रोपी के फॉर्मूले जरूर देखकर जाना, अगर किसी एक चीज को प्रायोरिटी देनी है तो ये, क्योंकि अब क्या है ना कि थोड़ा सा एडवांस, अगर जो पहले से हटकर, मतलब कि 11-12 में जो हमने देखी है थर्मोडायनेमिक, उससे ऊंची थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे तो यही हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, तो एंट्रोपी वाली जो बातें हैं वो ध्यान रख लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम का एंड क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ये भी लास्ट में पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई। चलिए लास्ट में सॉलिड स्टेट देख लेते हैं एक बार हम। सॉलिड स्टेट में रेडियस और एज लेंथ है ना, ए और आर, जैसे एफसीसी का ए और आर के साथ रिलेशन, बीसीसी का ए और आर के साथ रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर ए और आर का कन्वर्जन पता लगता है, वो आपको आता है या नहीं आता वो भी वो चेक करवा सकता है, तो वहां से ध्यान रख लेना। एक लेटिस टाइप, मतलब कि जैसे भाई मान लो बीसीसी है, इसके बारे में सारी बातें, इसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, इसका ए और आर का रिलेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये सारी बातें एफसीसी के बारे में इस तरीके से ज्यादा। एंड देन आपका ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। फिर कह रहा हूं मैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो भैया एक चार्ट अपनी दीवार पे और दिमाग में दोनों ही छाप लो, एक चार्ट बना लो सारे फॉर्मूलेज का, उसे बार बार देखते रहो, रिवाइज होती जाएंगी। आपने पढ़ा है टॉपिक तो उस टाइम आपको डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा, अभी क्या जरूरत है, अभी रिवीजन की जरूरत है। अगर पूरे टॉपिक में सेपरेटली एक एक चीजें पढ़नी है तो इनको डिटेल में पढ़ो, बाकी सब चीजों के शॉर्ट नोट्स बना लो, सब चीजों के फॉर्मूले क्रिएट कर लो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, ये ध्यान रखना। एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बच्चे ये एमिशन वाला क्वेश्चन बहुत है, जैसे अल्फा एमिशन हो रहा है ना, ये टॉपिक अलग से मैं लिख के लाया हूं, ये ध्यान रख लेना। बीटा एमिशन हो रहा है, आपको मान लो एक रिएक्शन दे दी और उसमें आपसे पूछ लिया कि अल्फा कितने निकले, बीटा कितने निकले, ये कन्वर्जन है ना, हो सकता है उसके इसका एटॉमिक कन्वर्जन दे दिया यहां पर कि दो, ये एक है, यहां से दो बीटा निकाल दिए, एक अल्फा निकाल दिया, आपसे इधर पूछ लिया
इसका एटॉमिक मास पूछ लिया या फिर इसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एमिशन वाला पार्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, वो ध्यान से पढ़ लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो ठीक है भाई। देन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, वहां पे वेंट ऑफ इक्वेशन जो लग रही होती है, आई फैक्टर वाली जो बातें होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये सारी एलिवेशन वाला आपका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो क्वेश्चन है वो देखना है ना, और वो रिलेटिंग लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो वाला भी एक बार देख सकते हो, है ना। ये सबसे लास्ट में है तो इसको सबसे लास्ट में ही रखेंगे हम, यहाँ से एनईटी में क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, हाँ, एक ये 3 भाई को जरूर पढ़ लेना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। गैसियस स्टेट में जब हम जाते हैं तो इन तीनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर्मूले में आपको कोई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दे दिया, उससे आपको मोलिकुलर मास पूछ लिया, उसकी यूनिट कन्वर्जन का हल्का हल्का ध्यान रख लेना, गैसियस में ये चीजें बताई जाती हैं। क्लियर है भाई। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे। अभी का टाइम जो बच्चे है वो ये है कि देखो हर चीज को अलग तरीके से टैकल होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, पूरी चीज पढ़ चुकी है, तो उसमें आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं और वो फ्लो में आपने पढ़ी भी हुई है, तो शॉर्ट नोट्स वहां पर बना लिए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, हालांकि अगर उसमें नहीं भी बनाए होंगे तो वो इंटरलिंक करके आप इजीली हैंडल कर लोगे, वो जुड़ाव वाली चीजें उसमें मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप वहां पर आराम से कर जाओगे, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा सा, शॉर्ट नोट्स तो भैया हर किसी के बनाने हैं। देन फिजिकल केमिस्ट्री में तो अब आप एक काम कर सकते हो, एक फॉर्मूला चार्ट क्रिएट कर लो बच्चे, वो आप ही करोगे और वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। पढ़ आपने लिया है, आपको पता है कि ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका खुद का लिखा हुआ, खुद का पेन चलाया हुआ बहुत काम का आता है ना। मैंने अपने एग्जाम से पहले एक छोटा सा रजिस्टर बनाया था और उसमें पूरी केमिस्ट्री रख दी थी एक एक करके, है ना। ऐसा नहीं है कि रैंडम, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मैंने पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, मैंने क्या किया था, मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठता था तो अपनी जो चैप्टर वाले नोट्स हैं, जैसे मान लो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने बैठा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोट्स, देन मेरा रफ रजिस्टर और मेरा एक शॉर्ट नोट्स वाला रजिस्टर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, रफ में अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिख दिया। अलग से कभी नहीं कि बैठ के कि अच्छा हाँ ये बात इसमें उतार रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं किया। पढ़ते वक्त जस्ट अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इधर करते करते वो छोटी सी कॉपी तैयार हो गई थी और वो आज तक मेरे पास है और मैं आज तक उसको यूजफुल मानता हूँ। आपको भी हेल्प करेगी, तो पढ़ते वक्त उसको बनाओ शॉर्ट नोट्स को, आखिरी के हफ्ते में बहुत काम आएगा। एंड प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट से अप्रोच करो। अभी भी आप अच्छे से अगर रिवीजन करते रहेंगे तो बहुत मजेदार बात हो जाएगी। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, तैयार रखना है। आपने तैयारी की है बच्चे, आपने मेहनत की है ना। देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ ना, आप कब से मेरे साथ हो, कब से मेरे साथ जुड़े हो, लगातार आप कर भी रहे हो, लगातार आप लेक्चर्स देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो वो ऐसे तो है नहीं आपने बिना पढ़े बस ऐसे ही आप वीडियो घुमा रहे हो। आपने वीडियो में टाइम दिया है, आपने देखा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गेन किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि हल्की हल्की घबराहट होती है, वो जिम्मेवार लोगों को ही होती है, उसकी भी वो भी एक पॉजिटिव आउटकम है। ठीक है, तो प्लीज अपने आप पे भरोसा रखें, चीजों को रिवाइज करें, पॉजिटिव माइंडसेट में रहें, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, और भाई मेरी बेस्ट विशेष तो मतलब हमेशा हमेशा है ही आपके साथ। आप अच्छा करो, ये तो दिल से एकदम दुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, है ना, अच्छे से खाते पीते रहिए ना, थोड़ा सा दिमाग को तंदुरुस्त रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।